हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस और हम लोग देख रहे हैं PYQs टू MCQs जिसके तहत हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रीलिम से रिलेटेड होते हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पे नए टॉपिक से क्या प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो 2025 को टारगेट करे वो हम लोग देखते हैं और उसकी एनालिसिस भी स्टडी करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक है जो डिलिमिटेशन। कल हमने डिलिमिटेशन की ऑलरेडी बात करी है, उसके बावजूद भी आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है डिलिमिटेशंस, तो इस वजह से हम लोग इस पर फिर से चर्चा करेंगे। तो पेज नंबर 1 पे ये है कर्नाटक सीएम ने शाह के जो रिमार्क है उनको कंडेम किया है डिलिमिटेशन पे। इसके साथ ही साथ पेज नंबर 8 पे काउंटिंग मैटर्स ये एक लेख लिखा हुआ है, जिन दोनों पे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही है और उसकी एनालिसिस क्या क्या होती है। तो सबसे पहला जो पेज नंबर 1 पे है कर्नाटक सीएम का जो रिमार्क है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अमित शाह के इस दावे पर सवाल उठाया कि दक्षिण भारत को परिसीमन से नुकसान नहीं होगा। उन्होंने पूछा है कि परिसीमन जो है नवीनतम जनसंख्या अनुपात पर आधारित होगा या वर्तमान लोकसभा सीटों पे। मतलब यार ये क्लियरिटी होनी चाहिए ना, देयर मस्ट बी सम क्लियरिटी। अगर जनसंख्या अनुपात के आधार पे होगा तो स्वाभाविक रूप से नुकसान होगा, और अगर लोकसभा सीटों के अनुपात से होगा तो आप क्लियर करें कैसे होगा। दक्षिण राज्य ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है और उत्तरी राज्य ऐसा करने में विफल रहे हैं। तो क्या ऐसे राज्य को ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए जो ऑलरेडी विफल रहे हैं, या उनको प्रमोट करना चाहिए जिन्होंने सफलता हासिल की है? नई जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से दक्षिण भारत के सीटों में कमी हो सकती है जबकि उत्तर भारत को फायदा हो सकता है। और पिछले परिसीमन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया था। तो इनका कहना है कि अगर हमने नई जनसंख्या को परिसीमन का आधार बनाया जनसंख्या को, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है दक्षिण भारत में। और जो पेज नंबर 8 पे है इसके अंतर्गत जो है रिप्रेजेंटेशन और फेडरलिज्म दोनों को हमें बचाने की जरूरत है। तो रिप्रेजेंटेशन को कैसे बचाएंगे, तो जैसा पीपल की जनसंख्या है उसके आधार पे भी हमें रिप्रेजेंटेशन को देखने की जरूरत होगी। साथ ही साथ उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो असंतुलन क्रिएट होने की संभावना है तराजू पे रख के देखें तो जो अगर ऐसा हो जाए कि दक्षिण भारत हल्के हो जाए और उत्तर भारत जो है लोकसभा में उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया अगर भारी पड़ जाए तो क्या हो सकता है। फेडरलिज्म को भी सुरक्षित करने की जरूरत होगी। कैसे करेंगे, तो परिसीमन को निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए और संघवाद की रक्षा करनी चाहिए। 1973 से लोकसभा सीटों को 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर रखा गया है। यह उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को अनुचित लाभ से रोकने के लिए किया गया था। 84वां जो संविधान संशोधन के अनुसार 2026 के बाद पहली जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कंसर्न क्या क्या है। 2031 से पहले परिसीमन पर संदेश है क्योंकि 2021 की जनगणना में देरी हुई। अभी एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि हमने कल भी इस बात को उठाया था कि जनगणना 2021 की हुई नहीं और हम लोग परिसीमन करने के लिए तैयार हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें जनगणना पे विचार करना चाहिए फर्स्ट, और जनगणना हो जाने के बाद हमें परिसीमन पर विचार करने की जरूरत होगी। दक्षिण राज्यों को कम जनसंख्या वृद्धि के कारण संसदीय प्रतिनिधित्व में गिरावट का भय है। उदाहरण के लिए 1971 के बाद तमिलनाडु में मतदाता जो है 171% बढ़े जबकि बिहार में यह वृद्धि 233% की थी। यदि परिसीमन केवल जनसंख्या वृद्धि पर आधारित हुआ तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों को नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो मतदाता है उसमें वृद्धि कम हुई है। अमित शाह ने प्रो राटा कटौती से इनकार किया है लेकिन प्रतिनिधित्व संतुलन पर स्पष्टता जरूरी है, यह भी इसके तहत कहा गया है। तो परिसीमन में कुल सीटें बढ़नी चाहिए लेकिन संघीय संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। जनगणना में देरी से संदेह बढ़ता है और इसे जल्दी परिसीमन के लिए रोका जा रहा है। और भारत में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और राजनीतिक विवादों से बचने के लिए जनगणना को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो हमने आपको कल भी इस बात पे उठाया था
कि जो जनगणना होता है, जनगणना के बाद परिसीमन का जो है विकल्प खुलता है। तो हमें पहले क्या करना होगा, जनगणना करना होगा, उसके बाद ही हमें परिसीमन के विकल्प की ओर ध्यान देने की जरूरत होगी, ताकि हम बेवजह का जो राजनीतिक विवाद है उससे भी बच सकें और साथ ही साथ नए जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व के विषय में हम आगे बढ़ सके। सो प्रो राटा कटौती क्या होता है ये सबसे पहले देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या का उतार चढ़ाव के प्रभाव को इसके अंतर्गत नोटिस किया जाता है, साथ ही साथ क्षेत्रीय आकार और उनकी जो क्षेत्र की जो भौगोलिक भूमिका होती है उसको भी मापदंड के रूप में लिया जाता है, और साथ ही साथ राजनीतिक संतुलन को भी एक मानक बनाया जाता है। इन तीनों चीजों को मिलाकर के अब जैसे देख लीजिए, जनसंख्या अगर वृद्धि हो गई और जनसंख्या अगर कम होगी, तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो सीट बढ़ जाएगा, और जनसंख्या कम होगी तो सीट कम हो जाएगा। तो इसी को हम कटौती, प्रोराटा कटौती के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारे होम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि प्रोराटा कटौती नहीं की जाएगी। तो भाई कैसे करोगे आप, कुछ तो स्पष्ट करो, कुछ तो क्लियर करो। तो ये समायोजित किया जाता है अनुपातिक रूप से। संवैधानिक और जनसांख्यिकी संतुलन बनाते हुए निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी हमें जरूरी है। परिसीमन में प्रोराटा कटौती कैसे लागू होती है, तो जनसंख्या आधारित समायोजन किया जाता है अनुपातिक रूप से, जनसंख्या घटती बढ़ती उसके आधार पे। भौगोलिक पुनर्वितरण, यदि किसी क्षेत्र में मतदाता घनत्व कम है तो सीटों को संतुलन बनाने के लिए पुनः निर्धारित किया जा सकता है, और यह राज्यों या निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों का समानुपातिक वितरण सुनिश्चित करने की प्रोसेस है। संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 82 के तहत हर जनगणना, फिर बात ध्यान रखिए, बार बार ध्यान रखिए, अनुच्छेद 82 जो है ना महत्वपूर्ण हो गया है, खास करके जनगणना और जो प्रो राटा कटौती आ रही है इसको लेकर के और परिसीमन को लेकर के। तो जो परिसीमन है वो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि हर जनगणना के बाद, अनुच्छेद 82 कहता है कि हर जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए। तो पहले परिसीमन जो 2021 में जो जनगणना बाकी है उसको अगर हम कर लें फिर परिसीमन करें तो शायद ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अनुच्छेद 170 कहता है कि विधानसभा संरचना को जनसंख्या परिवर्तनों के आधार पर नियंत्रित करना चाहिए। डिलिमिटेशन एक्ट यानी परिसीमन अधिनियम 2002 जो है अंतिम जनसंख्या 2001 की जनगणना पर आधारित है और आगे की समायोजन प्रक्रिया 2026 तक स्थगित कर दी गई है। इशू और चैलेंजेस क्या होते हैं प्रोराटा कटौती में, उत्तर दक्षिण असंतुलन हो सकता है, दक्षिण राज्यों की जनसंख्या नियंत्रण हुई है लेकिन प्रोराटा कटौती के कारण सीटों में कमी हो सकती है। स्थगित परिसीमन देख लीजिए 2026 तक स्थगित किया गया, जिससे प्रतिनिधित्व असंतुलन की समस्या बढ़ सकती है। राजनीतिक विरोध, कुछ राज्यों में प्रो राटा कटौती का विरोध करते हैं और इनका राजनीतिक क्योंकि इनका राजनीतिक प्रभाव घट सकता है। अब अगर आप अभी भी देखो तो दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अगर आप कंपैरिजन करो तो अभी भी उत्तर भारत की जो सीटें हैं दक्षिण भारत की तुलना में काफ़ी अधिक, और यही कारण है कि सेंटर में जो केंद्र सरकार गठन होता है, दिल्ली की जो केंद्र सरकार होती है उसमें कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों का जो है, उत्तर भारतीयों का सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है। यही कारण है कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं इस प्रकार की जो परिसीमन है उसका कहीं ना कहीं विरोध करते हुए रहते हैं। परिसीमन हमने कल चर्चा की थी जिसमें हमने अनुच्छेद 82 संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम पारित किया जाता है। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभा सीटों का निर्धारण करता है। परिसीमन अधिनियम 2002 परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी और अनुच्छेद 330 और 332 के तहत SC और ST जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हमने इस पे काफ़ी डिटेल कर चर्चा ऑलरेडी कर ली है, लेकिन आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ये हमने आपको बता दिया है, 4 बार जो है अभी तक डिलिमिटेशन हो चुका है। परिसीमन का जो आधार है, निर्धारित करने वाले कारक, जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, SC ST आरक्षण, केंद्र शासित प्रदेश का डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म होता है, और जो प्रणाली होती है द्विसदनीय और एक सदनीय, उसको आधार बनाया जाता है। बाकी हमने आपको ऑलरेडी डिटेल्स सारे दे दिए थे। एक ये चीज़ देख लीजिए, परिसीमन में आगे की राह क्या हो सकती है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें अपनाने की जरूरत है।
डेटा आधारित मॉडल का उपयोग करके न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जरूरत है। संतुलित फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है ताकि जनसंख्या और विकास दोनों पर ध्यान रखा जा सके। और सार्वजनिक परामर्श हितधारकों, राज्य और विशेषज्ञों को प्रक्रिया में शामिल करने की जरूरत है। इस प्रकार से परिसीमन जो है निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक है, लेकिन राजनीतिक और क्षेत्रीय चुनौतियों का भी समाधान करना चाहिए ताकि जो है संतुलित परिसीमन से हम सच्चे लोकतंत्र की नींव रख सकें। और इसके साथ ही साथ एक सच्चा और संतुलित परिसीमन के लिए हमें क्या करना होगा, जनगणना भी करना होगा। तो जनगणना जो 2021 से लंबित है, उस जनगणना को आगे बढ़ानी चाहिए ताकि हम बेहतर परिसीमन भी कर सकें। तो चलिए, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है 2024 के एग्जाम में पूछा गया था कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। तो इसका आंसर है 4, जो हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। 1951, 1961, 1971 और 2001 में। परिसीमन आयोग एक वैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक निकाय नहीं है, जिसे भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के तहत गठित किया जाता है ताकि जनसंख्या में बदलाव के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जा सके। बाकी हमने ऑलरेडी डिटेल्स आपको दे दिया है। भारत का जो परिसीमन है, राष्ट्रपति परिसीमन आयोग को नियुक्त करते हैं और इसके आदेश को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और परिसीमन जो है नवीनतम जनगणना पर आधारित होता है, लेकिन वर्तमान में इसे 2026 से स्थगित कर दिया गया है। तो अब जो हमें नया डेटा, अगर हम जनगणना करते हैं, नया डेटा लाते हैं, तो उसके आधार पे परिसीमन करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। परिसीमन में प्रो राटा कटौती के संदर्भ में आपको विचार करना है। परिसीमन में प्रो राटा कटौती का अर्थ है जनसंख्या परिवर्तन, भौगोलिक क्षेत्र और प्रौद्योगिकी मानदंडों के आधार पर संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों की संख्या में अनुपातिक समायोजन। ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 82 जो है, अनुच्छेद 82 यह निर्देश देता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद को निर्वाचन क्षेत्रों को समायोजित करने के लिए परिसीमन अधिनियम लागू करना चाहिए। बिल्कुल सही है। परिसीमन अधिनियम 2002 जो है प्रत्येक 5 वर्ष में जनसांख्यिकी परिवर्तनों के आधार पर निर्वाचन। तो सबसे पहले तो जनसंख्या का जो परिवर्तन होता है, जनगणना होता है 5 वर्ष में नहीं होता, वो 10 वर्ष में होता है। तो प्रत्येक जो जनगणना है उसके बाद उसके समायोजन का बात करता है। यहाँ पे विकल्प थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो थर्ड विकल्प गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड विकल्प हमारा सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इन राइट, थर्ड इसलिए गलत है क्योंकि परिसीमन अधिनियम 2002 ने प्रत्येक 5 वर्ष में परिसीमन की अनुमति नहीं दी है। यह केवल 2001 की जनगणना पर आधारित है और 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत परिसीमन 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये कहता है कि हम जब नया डेटा लाते हैं, जो जैसे कि 2021 में हमने जनगणना करना था, अगर वो हम करते हैं तो इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, अगला परिसीमन आयोग का गठन कर सकते हैं। नहीं, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग के गठन की बात करती है। तो चलिए, हम लोग ये सारे डिटेल हमने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, उसको आप स्टडी करें। अगला हमारा पेज नंबर 2 पे क्रिप्टो एसेट वर्थ जो है 17 करोड़ सीज किया गया है ईडी सर्च के अंतर्गत। ये कहाँ किया गया है, तो ये हरियाणा में किया गया है और ये एक स्कैम से जुड़ा हुआ है, क्रिप्टो करेंसी के स्कैम से जुड़ा हुआ है। इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है इन्वॉल्व है। इसके तहत हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो एसेट जो है वो क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये किस प्रकार कार्य करती है, और क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी चर्चा करेंगे और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था पे, और ये लीगल है भारत में कि नहीं है लीगल, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। जो ईडी है ने एक निवेश घोटाले में 17.2 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी जो है जब्त किया है। यह हरियाणा के 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। इसके तहत क्रिप्टो संपत्तियां जो है मास्टरमाइंड महेश कुमार और उनके साथियों द्वारा संचालित कई वॉलेट में संग्रहित थी। ईडी ने कई ऐप्स के माध्यम से क्रिप्टो वॉलेट एक्सेस करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन को भी जब्त कर लिया है। यह जांच जो है हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और एक पीड़िता की शिकायत पर किया जा रहा है। इस संदर्भ में चलिए हम लोग देखते हैं कि क्रिप्टो संपत्तियां क्या होती हैं। क्रिप्टो संपत्तियां जो होती है वो ब्लॉकचेन आधारित तकनीक पे काम करता है। इसमें लेन देन की पारदर्शिता और डेटा की सुरक्षा
होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्रिप्टो करेंसी जो है वे डिजिटल या वर्चुअल संपत्तियां होती है जो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित लेन देन और ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करती है। पारंपरिक मुद्राओं की तरह ये विकेंद्रित होती है और किसी सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण के नियंत्रण में नहीं होती। तो ये जो है किसी भी प्राधिकरण और केंद्रीय प्राधिकरण और सरकार से ये मुक्त होती है। हालांकि क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से लेन देन सुरक्षित और गोपनीय होता है, लेकिन गोपनीयता का भी अपना प्रभाव होता है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे। क्रिप्टो करेंसी के संपत्तियों के प्रकार अगर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी जो है सबसे पहला है लेन देन में उपयोग की जाने वाली डिजिटल मुद्रा, जैसे बिटकॉइन, एरिथेरियम, रिपल। स्थिर मुद्रा, एक स्थिर परिसंपत्ति जो अमेरिकी डॉलर या सोना से जुड़े होते हैं, जैसे टेथर, यूएसडी कॉइन। यूटिलिटी, उपयोगिता टोकन है इसके अंतर्गत, जिस किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क में सेवा तक पहुंच प्रदान करने के लिए बिनांस कॉइन, चेन लिंक आदि है इसके तहत। सिक्योरिटी टोकन्स होते हैं, शेयर या संपत्तियों के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और वित्तीय कानूनों के तहत विनियमित होते हैं। अपूर्णीय टोकन, इसमें थोड़ा सा आज का जो है पीपीटी में कहीं कहीं गड़बड़ हो गया है, तो हम लोग आपको इसको डिटेल दे देंगे। पीडीएफ हमने ऑलरेडी आपको हम दे रहे हैं, आप हमारे ग्रुप पे, इस ग्रुप पे जा करके पीडीएफ स्टडी कर सकते हैं। लीगल और रेगुलेटरी स्टेटस की अगर बात करें भारत में, तो ये वैध मुद्रा नहीं है। भारत में क्रिप्टो संपत्तियों को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान नहीं किया गया है। क्रिप्टो कराधान जो है, क्रिप्टो आय पर 30% कर और 50,000 से अधिक के लेन देन पर 1% जो है टीडीएस का प्रावधान है। आरबीआई का स्टैंड क्या है? आरबीआई ने क्रिप्टो जोखिमों के खिलाफ चेतावनी दी है और सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव रखा है। प्रतिबंध और विनियमन, भारत में क्रिप्टो विनियमन के तहत ढांचा तैयार कर रही है, लेकिन अभी ये पूर्ण प्रतिबंधित नहीं है। वैश्विक क्रिप्टो विनियमन की बात करें तो यूएसए जो है एसईसी और सीएफटीसी रेगुलेटेड जो है क्रिप्टो है, जो कुछ को सिक्योरिटी के रूप में मानते हैं यूएस। ईयू के अंतर्गत मिका जो है के माध्यम से सख्त निगरानी कानून लागू होता है। चाइना में सभी क्रिप्टो लेन देन पर प्रतिबंध और डिजिटल युआन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अल सल्वाडोर में 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता दी है। रिस्क देखें इसमें क्या क्या इश्यूज हो सकती है, तो प्राइस में, मूल्य में अस्थिरता हो सकती है, चूंकि क्रिप्टो में की कीमतों जो है तेजी से बदलती है, इससे उच्च निवेश जोखिम हो सकता है। सुरक्षा के खतरे होते हैं इसमें, हैक, धोखाधड़ी, घोटाले के प्रति संवेदनशील होता है, क्योंकि ये डाटा जो है ना, ये डाटा छुपा हुआ होता है। तो अगर डाटा छुपा हुआ होता है तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट्स उत्पन्न करता है। विनियमकीय जो अनिश्चितता है, विभिन्न देशों में विनियमन जो है अलग अलग है। ऊर्जा खपत अगर देखें तो बिटकॉइन माइनिंग में बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता होती है, तो ये सारे जोखिम है इसके तहत। भविष्य क्या है, तो विनियमकीय जो रेगुलेटरी है उसका विकास करना चाहिए। अधिक देश प्रतिबंध लगाने के बजाय क्रिप्टो को विनियमित कर सकते हैं। बैंकों से एकीकरण कर सकते हैं, केंद्रीय बैंक सीबीडीसी जो है विकसित कर रहे हैं। वेब 3 और डीईएफआई एडॉप्टेशन कर सकते हैं। विथ एनएफटी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ब्लॉकचेन का उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार देखें तो क्रिप्टो संपत्तियां एक विकसित होती डिजिटल वित्तीय प्रणाली है, लेकिन मुख्य धारा में अपनाने के लिए नियामकीय स्पष्टता और सुरक्षा और स्थिरता आवश्यक है। लेकिन चूंकि इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, तो कहीं ना कहीं जो है स्थिरता की इशू हमेशा बनी रहती है, और साथ ही साथ जो चोरी का डर और करप्शन का डर इसमें बना रहता है, क्योंकि ये क्या है, एक छुपे हुए आप कह सकते हो हथियार के रूप में कार्य कर सकता है। क्वेश्चन क्या है हमारे लिए क्रिप्टो करेंसी से, तो इनमें से कौन सा जो है क्रिप्टो एसेट है, ये आपको जानकारी जो है उसके आधार पे आंसर करना है। तो क्रिप्टो करेंसी है, स्थिर मुद्रा है, यूटिलिटी टोकन है, इक्विटी टोकन नहीं है। तो 3 कट जाएगा, तो 1, 2 एंड 4 बी इज द राइट ऑप्शन हेयर। सो इक्विटी टोकन जो है क्रिप्टो संपत्ति के रूप में नहीं माना जाता, इसके बजाय सिक्योरिटी टोकन संपत्तियों को शेयर बाजार या अचल संपत्ति में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सिक्योरिटी टोकन्स देख लीजिए। सिक्योरिटी टोकन्स जो है शेयर या अचल संपत्ति में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और वित्तीय कानून के तहत विनियमित होते हैं सिक्योरिटी टोकन। लेकिन इक्विटी टोकन की बात करें तो वे ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल संपत्तियां हैं जो किसी कंपनी या वित्तीय संपत्ति में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये पारंपरिक शेयर की तरह ये टोकन जो है मतदान अधिकार, लाभांश और मुनाफे में हिस्सेदारी प्रदान करते हैं। अगला है हमारा पेज नंबर 4 पे, इंडिया ने थप्पड़ मारा है किसको? पाकिस्तान को। यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट कन्वेंशन है मीट के तहत, जो उन्होंने क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में उठाया था। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे। न्यूज़ पे डिस्कस करने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो अभी जो मीट हुआ है उस मीट का 58वां नंबर है शायद। उसके बाद हम लोग UNHRC के बेसिक्स को समझेंगे और फिर कुछ समस्याएं होंगी तो उसके हम लोग समाधान पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, भारत ने UNHRC में पाकिस्तान की आलोचना की है और उसे विफल राज्य कहा है जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। भारत ने जेनेवा में 58वें UNHRC सत्र में अपने जवाब देने का अधिकार, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि जवाब देने का अधिकार क्या होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय मदद पर जीवित रहने वाला राष्ट्र है। भारत ने पाकिस्तान से भारत पर ध्यान देने के बजाय पाकिस्तान में सुशासन और जो न्याय है उसको सुनिश्चित करने के लिए भी आग्रह किया है कि बबुआ अपने तरफ ध्यान दो, ज़्यादा दूसरे की तरफ एक उंगली उठाओगे ना तो अपने तरफ 4 उंगली उठ जाता है। राइट टू रिप्लाई और 58 UNHRC सेशन की अगर बात करें HRC, तो राइट टू रिप्लाई जो है जवाब देने का अधिकार, ये जो है एक राजनयिक प्रावधान होता है जो किसी देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो आरोप लगाए जाते हैं या आलोचना की जाती है उसका जवाब देने का अधिकार। तो जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड बनेगा कैसे बनेगा? कोई आदमी आरोप लगा देगा और चल देगा और उसको जवाब नहीं देना का मौका दिया जाएगा तो ये कैसे काम करेगा? तो इसीलिए इसमें जवाब देने का अधिकार भी होता है ताकि आपके ऊपर जो कोई क्लेम किया जा रहा है आप उसका जवाब दें, तभी ये नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत आता है। आप देखे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंतर्गत भी हम लोग नेचुरल जस्टिस के बात करते हैं जो भारत के संविधान के अंतर्गत है। यह अधिकार बयान के तुरंत बाद या सत्र के अंत में उपयोग किया जाता है। डिपेंड करता है कि आप अपना अधिकार कब उपयोग करते हैं और जो मंच है, जो अध्यक्ष है, मंचासीन अधिकारी है, वो आपको किस समय देता है अपनी बातों को रखने के लिए। 58वें सेशन अगर UNHRC की बात करें तो 2024 में हुई है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 2025 चल रहा है ना ये तो 58वां सत्र फरवरी से अप्रैल तक जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है। इस सत्र में मानवाधिकार उल्लंघन, मुझे लगता है ये 2025 होगा, थोड़ा सा डाउट, इसको हम देख लेंगे। वैश्विक संघर्ष और मानवीय संकट पर चर्चा की गई है इसके तहत। UNHRC की संरचना और प्रक्रिया पे बात करें तो स्थापना जो है 2006 में मानवाधिकार आयोग को प्रतिस्थापित करके इसको किया गया था। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है और सदस्यता जो है 3 वर्षीय कार्यकाल होती है जिसमें 47 देश चुनाव में भाग लेते हैं और चुने जाते हैं। बैठक जो है वार्षिक, नियमित और आवश्यकता अनुसार विशेष सत्र भी इसके अंतर्गत होता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की अगर बात करें तो जो मानवाधिकार परिषद है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, ये याद रखिएगा, जो वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कार्य करती है, जिसका हमने ऑलरेडी डिटेल आपको दिया है। 2006 में स्थापित है और ये स्विट्जरलैंड में है। 47 राष्ट्र इसके अंतर्गत होते हैं जो 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भाग लेते हैं। प्रतिवर्ष 3 नियमित सत्र और आवश्यकता अनुसार विशेष सत्र भी इसके अंतर्गत किए जाते हैं। उद्देश्य और कार्य की बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण, विश्व भर में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच और रिपोर्ट देता है। ये समीक्षा प्रणाली, सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश मानवाधिकार स्थितियों की समीक्षा के लिए सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा करता है। स्वतंत्र विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है इसके तहत, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार और बाल अधिकारों जैसे मुद्दे पर जांच करते हैं। इसके अलावा इसमें आपातकालीन प्रक्रिया भी है जिसमें वार क्राइम, जीनोसाइड, इथनिक क्लींजिंग के जो अपराध होते हैं इसके लिए भी अलग से बैठकें की जाती हैं।
सदस्यता और मतदान प्रणाली की बात करें तो चुनाव जो है 47 मेंबर्स होते हैं, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो यूएन जनरल असेंबली द्वारा जो है गुप्त मतदान से चुने जाते हैं। इसके तहत जो है रीजनल रिप्रेजेंटेशन देखें तो अफ्रीका 13 सीट, एशिया पैसिफिक 13 सीट, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन 8 सीट, वेस्टर्न यूरोप और अदर जो है 60 सीट और ईस्टर्न यूरोप देखें तो 6 सीट इसके अंतर्गत है। कार्यकाल का जो सीमा है, सदस्य 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और लगातार 2 कार्यकाल के बाद तुरंत पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते। भारत और यूएनएचआरसी की बात करें तो भारत जो है कई बार सदस्य चुना गया है, नवीनतम कार्यकाल में भी ये सदस्य हैं। और जो इंडिया का रोल है विकासशील देशों के मानवाधिकार मुद्दों का समर्थन करना, संप्रभु मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाना, मानवाधिकार मुद्दों के राजनीतिकरण का विरोध करना। रिसेंट स्टैंड देखें तो जम्मू कश्मीर पर जो स्थिति है, पाकिस्तान के आरोपों का खंडन किया गया है, चीन के सिनजियांग और तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघनों पर कड़ा रुख अपनाया गया है। इसके तहत विवाद और आलोचना देखें तो मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले देशों की जो सदस्यता है उसकी आलोचना की जाती है, जैसे चीन, सऊदी अरब, रूस, पाकिस्तान जैसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देश भी इसमें चुने जाते हैं। प्रवर्तन में कमी है, यानी कि यूएनएचआरसी को शक्ति प्राप्त नहीं रहता कि आप उसको लागू करवा सकें। लागू करना है नहीं करना है ये राष्ट्र के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे आप कह सकते हो कि निंदा तो होती ही है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि यह कुछ देशों को अनुचित रूप से निशाना बनाते हैं, जैसे इजराइल और भारत। प्रमुख यूएनएचआरसी सत्र और भारत का रुख देखें तो 2058वां जो सत्र है, भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर दावों को खारिज किया और चीन के मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा की है। 57वां सत्र 2023 में हुआ था, भारत ने मानवाधिकार मुद्दों के राजनीतिकरण का विरोध किया था। और 53वां सत्र की अगर देखें तो भारत ने यूक्रेन रूस संघर्ष प्रस्ताव का मतदान से परहेज किया था और संवाद की वकालत की थी इसके तहत। इस प्रकार जो है यूएनएचआरसी मानवाधिकारों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक मंच है, लेकिन यह राजनीतिक पक्षपात और प्रवर्तन की सीमाओं जैसे चुनौतियों का सामना करता है। यूएनएचआरसी में सक्रिय भाग लेता है भारत, अपनी संप्रभुता की रक्षा करता है और वास्तविक मानवाधिकार मुद्दों का समर्थन करता है। भविष्य में यूएनएचआरसी के सदस्य प्रक्रिया और प्रवर्तन तंत्र में सुधार करना आवश्यक होगा। इस संदर्भ में आपको एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि जवाब देने के अधिकार और संयुक्त राष्ट्र में, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में तो ये सेशन हुआ था, लेकिन जवाब अभी शायद देने का मौका दिया था, इसीलिए भारत ने अभी ये जवाब दिया है। तो जो जवाब देने का अधिकार है उसके संबंध में और यूएनएचआरसी के संदर्भ में हमें विचार करने हैं। जवाब देने का अधिकार किसी देश को यूएनएचआरसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगाए गए आरोपों का जो है औपचारिक उत्तर देने का अनुमति देता है। और यूएनएचआरसी जो है की स्थापना 2006 में हुई थी और इसने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का स्थान लिया था, ये भी सही है। यूएनएचआरसी 47 अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य नहीं होते और ये अनिश्चित काल के लिए नहीं होते। अस्थायी होगा तो अनिश्चित काल के लिए हो ही जाएगा। तो 3 नंबर गलत है, तो 1 और 2 हमारा सही ऑप्शन हो जाता है इसके तहत। थर्ड गलत क्यों है? क्योंकि इसमें अस्थायी सदस्य नहीं होते, इसके बजाय 47 देशों को 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुन लिया जाता है। की नोट्स हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है, उसको आप स्टडी करें। अगला हमारा है पेज नंबर 10 पे जो एसईसी और हेग सर्विस कन्वेंशन है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो हेग सर्विस कन्वेंशन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। ये कैसे कार्य करता है इस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। हेग सेवा सम्मेलन 1965 एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो सीमा पार कानूनी दस्तावेज के सेवा की प्रक्रिया को मानकीकृत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी न्यायालयों में प्रतिवादियों को समय पर कानूनी नोटिस मिले और भारत और अमेरिका सहित 84 देश इस संधि के हस्ताक्षर करता है। तो भारत भी जो है इसके अंतर्गत हस्ताक्षरकर्ता देश में शामिल है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC ने सम्मेलन के अनुच्छेद 5(1) का आह्वान किया, मतलब 5(1) के तहत वो प्रोसेस करना चाहते हैं। इसने भारत के विधि और न्याय मंत्रालय से गौतम अडानी और सागर अडानी को समन भेजने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया है। SEC अमेरिकी संघीय सिविल प्रक्रिया नियम
जो 4F के तहत वैकल्पिक तरीकों पर विचार कर रहा है, क्योंकि इस तरीका में एक लंबा समय लगता है तो कहीं ना कहीं वैकल्पिक तरीकों पे भी विचार कर रहा है। लेकिन भारत जो है अनुच्छेद 10 के तहत वैकल्पिक सेवा विधियों का विरोध करता है। तो भारत विरोध कर रहा है, इसीलिए जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया इधर है, अमेरिका, और इधर हो गया आपको कह सकते हैं गौतम अडानी। तो गौतम अडानी के जो आर्थिक मुद्दे हैं और आर्थिक करप्शन की जो बातें हो रही है उसमें इंडिया बीच में रोल निभाता है। और इंडिया जो है कहीं ना कहीं अब वर्तमान सिचुएशन में देखें तो भारत जो है अपने नियम और कानून के तहत जो गौतम अडानी है उनका जो केस चल रहा है उसको कहीं ना कहीं केस को पेंडिंग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे आगे क्या होगा, और इससे आप ये देखिए कि अमेरिका यानी ट्रंप साहब जो राष्ट्रपति अमेरिका के, वो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके मित्र हैं, और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऐसा माना जाता है कि गौतम अडानी के घनिष्ठ मित्र हैं। तो इस बीच में कौन पीस रहा है, क्या गौतम अडानी पीस रहे हैं या फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर पीस रहे हैं, या भारत की जो जनता है और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय साख है वो उस पर बट्टा लग रहा है। हम लोग उस पर भी थोड़ी सी चर्चा तो करेंगे ही। ये समन जो है केवल भारत के केंद्रीय प्राधिकरण विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से भेजा जा सकता है। अब सवाल ये होता है कि बहुत आसान होता है ये बोलना कि भाई जब गलती नहीं है या जब करप्शन नहीं किया है तो जांच से क्यों घबराना। अब आज की जो जांच की परिस्थिति है उसमें बार बार क्यों जांच से रोका जा रहा है। जो गौतम अडानी का केस है उसमें भारत सरकार जांच को रोकने और कहीं ना कहीं इसे जांच को विफल करने की कोशिश जो कर रही है वो क्यों कर रही है, और साथ ही साथ क्या इससे भारत के छवि को नुकसान पहुंचेगा। तो निश्चित रूप से अगर जांच नहीं होती है या इस पे अभी जो क्या चीजें चल रही है वो हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं छवि को नुकसान तो होता ही है। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा हो तो भारत अनुच्छेद 13 के तहत अनुरोध को अस्वीकार करता है। तो क्या ये अनुच्छेद 13 के तहत भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के अधीन आएगा, या यदि भारत का केंद्रीय प्राधिकरण जवाब नहीं देता है तो अमेरिकी जो अदालत है वो डिफॉल्ट निर्णय दे सकती है। और भारत कुछ शर्तों पर जो है अनुच्छेद 15 के तहत सीमा पार मामलों में डिफॉल्ट निर्णय की अनुमति देता है। अगर डिफॉल्ट निर्णय होते हैं तो क्या उसके प्रभाव होंगे। डिफॉल्ट निर्णय होंगे तो जो गौतम अडानी के एसेट हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है, साथ ही साथ बिजनेस पे क्या प्रभाव हो सकता है। क्या अमेरिकी गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, या भारत के जो अपने छवि है उसके ऊपर, तो और कुछ हो ना हो लेकिन भारत की जो छवि है अगर डिफॉल्ट निर्णय होता है तो भारत की छवि पे कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सो डिफॉल्ट जजमेंट क्या होता है। डिफॉल्ट निर्णय वह अदालती फैसला होता है जो तब दिया जाता है जब प्रतिवादी अदालत में उपस्थित न हो या जवाब नहीं देता है। सीमा पार मामलों में यदि प्रतिवादी हेग सेवा सम्मेलन का पालन नहीं करता तो डिफॉल्ट निर्णय दिया जा सकता है। सम्मेलन के अनुच्छेद 15 के अनुसार डिफॉल्ट निर्णय जारी करने से पहले कम से कम 6 महीने तक समय जो है प्रोसेसिंग का समय होता है। तो ये एक समय भी बचाने की कोशिश अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जा रही, इसीलिए वो वैकल्पिक माध्यम तलाश रहा है। हेग सेवा 1965 की अगर बात करें तो इसका जो आधिकारिक नाम है नागरिक या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और अन्यायिक दस्तावेजों की विदेशों में सेवा पर सम्मेलन है। ये उद्देश्य है कानूनी दस्तावेजों की सेवा को सरल बनाना। सदस्य देश जो है भारत भी है इसके तहत, और 82 सदस्य देश इस संधि में भाग लेते हैं, और ये SCCH द्वारा प्रबंधित होता है। अर्थात हेग सम्मेलन ऑन जो है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के तहत ये जो है मैनेज किया जाता है। ये सारी डिटेल्स हमने आपको ऊपर में ऑलरेडी पहले ही समझा दी है। प्रावधान देखिए तो इसके तहत केंद्रीय प्राधिकरण प्रणाली है, यानी कि प्रत्येक देश का केंद्रीय प्राधिकरण प्रणाली नामित किया जाता है जो दस्तावेजों को जो है मैनेजमेंट करता है। प्रक्रिया सरल किया गया है। सम्मेलन राजनयिक माध्यमों को हटाकर केंद्रीय प्राधिकरणों के माध्यम से सीधी सेवा जो है उसको पहुंच प्रदान करती है। समय सीमा इसमें प्राप्तकर्ता को 6 महीने के भीतर पूरी सेवा देनी होती है। आपत्ति की अनुमति है इसमें, अगर देश उसकी संप्रभुता या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करता है तो सेवा से इनकार कर सकता है। और दस्तावेजों की मान्यता की बात करें तो सुनिश्चित करता है कि सम्मेलन के तहत सेवा किए गए दस्तावेज सदस्य देशों में कानूनी रूप से मान्य हो। भारत और हेग सम्मेलन की बात करें तो भारत ने 2006 में इस संधि में शामिल हुआ था। भारत का जो केंद्रीय प्राधिकरण है विधि और न्याय मंत्रालय कानूनी मामलों का विभाग इसमें शामिल है।
विदेशी प्राधिकरणों को भारत केंद्रीय प्राधिकरण को अनुरोध भेजना होता है। दस्तावेज पंजीकृत डाकिया अदालत के जो वेलीफ होते हैं उसके माध्यम से भेजे जाते हैं। इंडिया का ऑब्जेक्शन क्या है? भारत डाक द्वारा सीधे सेवा की अनुमति नहीं देता। भारत को संप्रभुता के उल्लंघन करने वाले अनुरोधों को अस्वीकार करने का अधिकार भी होता है। इंपॉर्टेंस देखें तो ये कानूनी निश्चितता सुनिश्चित करता है, कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाता है, प्रतिवादों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और व्यवसाय के लिए फायदेमंद है। अगर कोई केस होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी और इस प्रकार से नोटिस होता है और समय पर अगर समाधान होता है हो जाए तो जो देश होते हैं, जो दो देशों के बीच संबंध वो मजबूत होते जाते हैं और इससे देशों के मध्य जो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। चुनौतियों की बात करें तो कुछ देश इसे अस्वीकृत कर देते हैं, प्रक्रिया में इसमें देरी करते हैं, सीमित प्रवर्तन शक्तियां इसके पास है, सम्मेलन के पास अनुपालन कराने के लिए कोई दंड प्रावधान नहीं है और भारत की जो सीमा है भारत डाक द्वारा सीधे सेवा की अनुमति नहीं देता, जबकि कुछ देश इसको प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार जो है हेग सेवा सम्मेलन एक महत्वपूर्ण संधि है जो सीमा पार कानूनी दस्तावेजों की सेवा की सुविधा प्रदान करता है। भारत संधि का पालन करता है लेकिन संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ सीमाएं भी लागू करता है। भविष्य में मजबूत प्रवर्तन और तेज प्रक्रिया इसे और प्रभावी बना सकती है और भारत को ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई लीगल मैटर होते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, तो उसमें जो है इस प्रोसेस को तेज करे, ना कि पेंडिंग में करे, और प्रोसेस अगर तेज होगा तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वे बेहतर होंगे, जिसकी कोशिश हमें करने की जरूरत होती है। इस संबंधित एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। हेग सेवा सम्मेलन के संदर्भ में आपको विचार करना है। हेग सेवा सम्मेलन 1965 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी दस्तावेजों की सेवा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपनाया गया था। ये बिल्कुल सही है। भारत हेग सेवा सम्मेलन का सदस्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। सेकेंड अगर कट गया तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। इस सम्मेलन का प्रशासन जो है हेग सम्मेलन ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ द्वारा किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। सेकेंड गलत क्यों है? क्योंकि भारत हेग सेवा का सदस्य है, 2006 में इसमें सदस्य बना था और ये जो है भारत में कानूनी दस्तावेज सीधे भेजे जा सकते हैं इसके तहत। बाकी हमने डिटेल्स ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इस नंबर पे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, दूसरों को शेयर करें जिसको आप फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। हमारे ऊपर इस पर कमेंट करें अगर आपको कोई इशू आती है और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि आपको बेहतर तरीके से और लगातार सेवाएं प्राप्त होते रहे। मिलते हैं कल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।